नमस्कार बच्चों, मैं मंजू बूडक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का दूसरा पार्ट और उसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है, दूसरा पार्ट आज पढ़ेंगे। देखिए, ये ज्योग्राफी के वीडियो कक्षा 12 के लिए तो उपयोगी हैं ही, साथ ही अनेक उनके लिए भी जो अनेक एग्ज़ाम्स राजस्थान या इंडिया लेवल की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं और अपना सिलेबस वहाँ मैच हो रहा है, तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि आप ये जानते होंगे कि ज्योग्राफी प्रत्येक परीक्षा में अपना अहम योगदान रखने वाला सब्जेक्ट है। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर है स्वर्ग कहीं पर तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। तो आइए बच्चों, ज्योग्राफी कक्षा 12 के खंड फर्स्ट पार्ट 2 और उसका पार्ट सेकंड हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया, जिसमें हम विभिन्न जनजातियों की विश्व भर में चर्चाएं की, कौन कौन सी जनजाति का कहाँ निवास स्थान है वो भी देखा। विश्व की जो प्रमुख जनजातियां किस किस क्षेत्रों में एरिया में रह रही है, जैसे कि ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में एस्किमो सेमोइड्स, विषुवत रेखीय पिग्मी सेमांग और सकाई, उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, उष्ण कटिबंध घास के क्षेत्रों में मसाई और बद्दू, समशीतोष्ण कटिबंध घास क्षेत्रों में खिरगिज और दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा और अन्य भी कई जनजातियां रह रही है। इनके बारे में कल अपन विस्तृत चर्चा कर ली और सबसे अधिक जो चर्चा की हमने वो की एस्किमो और बुशमैन पर। ये विश्व की जनजातियां हैं। भारत की जनजातियों के बात करें तो आज हम पढ़ेंगे भील और गोंड की। तो आइए सबसे पहले हम भील जनजाति पढ़ना स्टार्ट करें। उत्पत्ति की बात करें तो द्राविड़ियन भाषा के बिल्लू शब्द से उत्पत्ति हुई है। बिल्लू का शाब्दिक अर्थ है तीरंदाज। बिल्लू जो शब्द है उसी से इन भील शब्द आया है और बिल्लू का शाब्दिक अर्थ है तीरंदाज। इसका उल्लेख पुराणों में भी हुआ है। किसका? भील जनजाति का, जिसमें उत्पत्ति महादेव पुत्र निषाद से मानी गई है। पुराण क्या कह रहे हैं कि जो भील जनजाति है उसकी उत्पत्ति महादेव का पुत्र निषाद वहाँ से मानी गई है। महाभारत की बात करें तो महाभारत महाकाव्य में भी एकलव्य से संबंध बताया गया है भील जनजाति का। और रामायण की बात करें तो रामायण में दंडकारण्य वन में श्री राम को सबरी के द्वारा बैर खिलाए जाने का जिक्र है, जो भील जनजाति से बिलोंग करती थी। कौन? सबरी। रामायण में हम देखते हैं बच्चों, और ये बहुत बार हमने पढ़ा होगा, सुना होगा कि सबरी नामक एक भील महिला ने श्री राम को दंडकारण्य वन में जब सीता को ढूंढ रहे थे उस टाइम उनको अपने जूठे बैर खिलाए थे। वो भी एक भील महिला थी, ये जिक्र हो गया था रामायण में। कर्नल टोड क्या कह रहे हैं वो भी पढ़ते हैं। तत्कालीन मेवाड़ में महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध सहायता की थी बहुत सारे भील शासकों ने। कई भील शासक, भील नेता ऐसे थे जिन्होंने मेवाड़ में महाराणा प्रताप की सहायता की थी अकबर के विरुद्ध। जब मुगल राजा अकबर महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ रहा था तो महाराणा प्रताप का साथ दिया था भील जनजातियों के कई शासकों ने। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो डगारिया डूंगरपुर में, बांसिया बांसवाड़ा में, कोटिया कोटा में और देवा उदयपुर में शासन कर चुके हैं। ये भील शासक ही हैं। कौन कौन? ये याद रहने वाले नाम है डगारिया डूंगरपुर, बांसिया बांसवाड़ा। इन शासकों के नाम पर ही इन जिलों के नाम पड़े हैं। ये जिले अपने जो राजस्थान के इन शासकों के नाम पर ही इनके नाम पड़े हैं। डगारिया डूंगरपुर, बांसिया बांसवाड़ा,
कोट्या भील के नाम से कोटा और देयावा के नाम से उदयपुर में शासन इन भील शासकों ने किया था। ये भी इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो हम भील जनजाति के बारे में देख सकते हैं। शारीरिक लक्षणों की इनकी बात करें तो ये नाटे हैं, मतलब कद इनका छोटा है, रंग गहरा काला है, नाक चौड़ी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ, बाल रुके और शरीर सुडौल होता है। ईमानदार होते हैं, आज़ादी प्रेमी होते हैं, ये आज़ाद रहना पसंद करते हैं। निवास क्षेत्रों की बात करें तो दुर्गम व निर्जन क्षेत्रों में जैसे कि अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में इनका निवास स्थान है। किनका? भील जनजाति का। ये अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में अधिकतर पाए जाते हैं। मुख्य इनका केंद्रीकरण अगर राजस्थान की बात करें तो ये तो आप सब जानते होंगे कि अपने राजस्थान में दक्षिण भाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये जो चारों ज़िले हैं वहाँ भीलों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और इनमें भी बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से उदयपुर है जो पहला स्थान रखता है, और प्रतिशत की बात करें तो बांसवाड़ा प्रथम स्थान रखता है भीलों की संख्या के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से उदयपुर। मध्य प्रदेश में ये झाबुआ और रतलाम जिलों में इनका निवास क्षेत्र है। गुजरात की बात करें तो पंचमहल और बड़ोदरा। महाराष्ट्र की बात करें तो औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले जिलों में इनका विस्तार देखा जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप इनकी जीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रह, आखेट, कृषि व पशुपालन है। कंद, फूल, फल आदि इनका ये संग्रह करते हैं, और जंगली पशुओं और पक्षियों का ये शिकार भी करते हैं। और कृषि की बात करें तो कृषि खाद्यान्न और साग सब्जियों व चारा भी उगाते हैं। पशुओं में ये भेड़, बकरी, गाय, भैंस और कुक्कुट पालन करते हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस और कुक्कुट पालन ये करते हैं। कौन? भील जनजाति। अभी नेक्स्ट 80% भील कृषि कार्य में लगे हैं। ये सिर्फ आखेट वगैरह में ही अभी नहीं है, धीरे धीरे इनका भी विकास हो रहा है। और वर्तमान की बात करें तो 80% भील जो हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की झूमिंग कृषि को बच्चों चीमाता कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोनों, बहुत सारी बार ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोनों शब्दों को अच्छे से देख लीजिए, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी चीमाता है और कौन सी दजिया है। तो आपको याद कराने के लिए मैं एक छोटी सी जो सलाह दे रही हूँ, आप उस हिसाब से याद रखिएगा। पहाड़ी क्षेत्रों की जूमिंग कृषि, दोनों ही जूमिंग है, एक पहाड़ी है दूसरी मैदानी है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की जूमिंग कृषि की बात करें तो उसको चीमाता कहेंगे। चीमाता आप ऐसे याद कर लो, पहाड़ी मतलब चोटियाँ, तो च से चोटी और च से चीमाता, ऐसे याद कर लो। चीमाता मतलब चोटी, चोटी वाली मतलब पहाड़ी क्षेत्र वाली, और मैदान की बात जो दूसरी वाली होगी वो हो जाएगी मैदान। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिया जाए तो मैदानों में, मैदानों की जो जलवायु होती है वो सबसे अनुकूल होती है, तो जिया जाए तो मैदानों में। तो ऐसे भी याद रख लो कि दजिया जो है वो मैदानी भाग में और चीमाता तो चोटी पर होती है, अर्थात पर्वतों पे होती है। तो याद रह जाएगा बच्चों। आगे भोजन की बात करें भीलों के, तो भोजन इनका मुख्य है मक्का। मक्का जो अपन सब जानते हैं, हमारे भोजन में भी हम कई बार शामिल करते हैं। मक्का का भुट्टा हम खाते हैं सर्दियों में, वो ही मक्का इनका मुख्य खाद्यान्न है। मांसाहारी भी होते हैं ये, और महुआ से निर्मित मदिरा का सेवन करते हैं। ये महुआ शब्द आया है बच्चों, क्या है महुआ? ये एक पेड़ है। आदिवासी इलाकों में महुआ नामक एक पेड़ होता है जिसका फल वो भी महुआ ही कहलाता है।
फल को एकदम जो फल पक जाता है वो पेड़ से नीचे गिरता है, फिर फल को सुखाकर फिर पानी में भिगोकर इसकी मदिरा बनाई जाती है जो एकदम नेचुरल होती है, ऑर्गेनिक होती है और इसको देसी शराब बोला जाता है। उसका सेवन भी ये लोग करते हैं। वस्त्रों की बात करें तो आज़ादी से पहले तो ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनते थे, बहुत ही कम। बाकी अब वर्तमान में ये धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो पुरुषों की बात करें तो ये लोग कमीज, धोती, साफा, पैंट शर्ट ये सब पहनने लगे हैं। स्त्रियां घाघरा, कांचली और लुगड़ी पहनती है। और बच्चों की बात करें तो लंगोट, घाघरी, ओढ़नी ये छोटे बच्चे पहनते हैं। अभी आभूषण देखें तो ये चांदी, पीतल, जस्ता और निकिल से बने आभूषण से पहनते हैं, जिनमें पुरुष और स्त्रियां दोनों ही आ गई। ये कौन सी धातुओं के आभूषण पहनेंगे? चांदी, पीतल, जस्ता और निकिल से बने आभूषण अधिकतर पहनते हैं। स्त्रियां प्राय लाख और कांच की चूड़ियों से अपने आप को सजाती संवारती है। अभी बात करें निवास गृह की तो घर इनका प्रकीर्ण प्रकार से खेत के टीलों पर बनाए जाते हैं। बात शब्द आया प्रकीर्ण, तो बच्चों प्रकीर्ण क्या है? प्रकीर्ण का अर्थ होता है बिखरा हुआ, बिखरा हुआ या बिखराव। तो बिखरा हुआ जो बिखरे बिखरे हुई ढाणियाँ सी इनके घर होते हैं। ये खेतों में जो सबसे ऊंचा भाग होता है, टीला होता है, वहाँ पर अपनी ढाणी बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं और वहाँ ही ये अपना निवास स्थान निवास करते हैं। घर में अन्न भंडार भी होता है इनके और पशुओं को रखने की व्यवस्था भी ये लोग करते हैं। झोपड़ियाँ इनकी मिट्टी, पत्थर और बांस से बनी होती है, जो गोबर व खड़िया और लाल गेरू मिट्टी से लिपा पोत कर सजाई जाती है। झोपड़ियाँ होती है, झोपड़ियाँ सब जानते होंगे आप, जो कच्ची झोपड़ी, कच्चे जो मकान होते हैं, छप्पर वगैरह, उनको झोपड़ियाँ कहते हैं। ये मिट्टी, पत्थर और बांस से बने होते हैं, बांस से, प्रमुखतया बांस से बने होते हैं। फिर इनको अंदर से ये लोग गोबर, खड़िया जो मिट्टी होती है, खड़िया, लाल गेरू, गार वगैरह, गार जो काली वाली मिट्टी या जो डार्क ब्राउन जो मिट्टी, उससे ये अंदर से उसको लिपा पोती करके सजा लेते हैं। अब आगे हैं, अब कुछ भील बस्तियों में रहने लगे हैं तथा मकान का भी अब चलन बढ़ रहा है। अभी पहले ये लोग सिर्फ झोपड़ियों में और ऐसे ही परेशान होते थे, पर अब धीरे धीरे विकास हो रहा है तो अब ये लोग कुछ बस्तियों में भी रह रहे हैं, बस्तियां बना के रहने लगे हैं और मकान का चलन भी बढ़ रहा है, पक्के मकानों में भी ये रहने लगे हैं। छोटे गांवों के समूह को फला कहते हैं और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। ये याद रखना बच्चों, ये आपके 12th बोर्ड के लिए और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट लाइन है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि गांव का छोटे गांव वाला समूह है क्या कहलाएगा और बड़े गांव वाले को क्या कहेंगे। तो आप ऐसे याद रखिए, छोटे गांव का जो समूह है उसको फला और बड़े गांव को पाल। पे छोटा लगता है हमें क्योंकि ये पहले आता है, और फला फे बड़ा लगता है क्योंकि इसकी इंग्लिश स्पेलिंग भी बड़ी है फे, और बोलने में भी बड़ा लगता है फे। तो आप ऐसे कर लो कि गांव छोटा लेकिन नाम बड़ा फला, और गांव तो बड़ा लेकिन नाम छोटा, ये ऐसे उल्टे हैं। तो पाल और फला को आप याद रख लो। और समस्त पाल का मुखिया जो होता है उसको वहाँ गमेती कहा जाता है, गमेती कहलाता है। समस्त जो पाल मतलब बड़े गांवों का जो समूह होता है, समस्त पाल, उनका जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? गमेती। ये नाम भी आप याद रखिएगा। औजार और बर्तनों की बात करें तो धनुष बाण ये प्रमुखतया काम में लेते ही हैं। तलवार और खंजर यहाँ के प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। धनुष बाण यहाँ दो तरह के होते हैं, बाण यहाँ दो तरह के होते हैं, हरियो और रोबदो।
दो टाइप्स होते हैं इनके बाण के। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बाणों के दो प्रकार बताओ, या क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हरियो और रोबदो क्या हैं, क्या कोई तलवार है, क्या कोई खंजर है, या फिर किसी बाण के प्रकार हैं, तो अपना पढ़ा हुआ याद रखना कि बाण के प्रकार हैं हरियो और रोबदो। दोनों याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जो हरियाली होती है, हरियाली जो हरा भरा होता है वो क्या होता है, सबसे मेन जो होता है वो लकड़ी, पेड़ होते हैं, पेड़ लकड़ी, पेड़ों से ही बाण बनते हैं और पेड़ों से ही हरियाली बनती है, पेड़ों से ही बाण बनते हैं और पेड़ से हरियाली बनती है। और बाण रोप दो मतलब बाण जब छोड़ते हैं तो ये लोग ऐसे कहते होंगे कि इसके तो बाण ही रोप दो। रोप दो मतलब उसके अंदर तक उस आदमी को या पशु को बाण से घायल कर दो, रोप दो। फटक्या। अब इनके और भी कुछ वर्ड हैं, उनके बारे में बताती हूँ मैं आपको। फटक्या एक और नया वर्ड आया है भीलों से संबंधित, यह है पक्षियों के पकड़ने के लिए फंदा। पक्षियों का पकड़ने का जो फंदा होता है, ये लोग, मैंने अभी पीछे बात की कि ये पक्षियों और पशुओं दोनों का शिकार करते हैं, तो पक्षियों के जो पकड़ने के लिए फंदा काम में लेते हैं उसको बोलते हैं फटकिया। यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं अपन कि ये कोई वस्त्र है, गहना है, या फिर कोई पक्षियों के का फंदा है, तो फटकिया आप ऐसे याद रख सकते हो कि फट से आप फंदा बंद कर लो और पक्षियों को अंदर ले लो। फट से मतलब जल्दी से आप फंदे को बंद कर दो और पक्षियों को पकड़ लो। बंदूक, चक्की, पालना आप सब जानते हो, झूले का दूसरा नाम पालना जो बांस निर्मित होता है, आदि भी इनके घर में पाए जाते हैं। चक्की मक्का पीसने के लिए ये क्या काम में लेते हैं, चक्की। और आजकल जो बंदूक है वो भी काम में ले रहे हैं भील जनजाति। थर्ड है इसका समाज और संस्कृति। थर्ड पॉइंट है समाज और संस्कृति। पितृसत्तात्मक समूह व कुलों में ये जनजाति रहती है। सबसे पहली बात तो पितृसत्तात्मक बोले तो बच्चों पिता के घर में निवास होता है, न कि माता के घर में। या जो घर का मुखिया होता है वो होता है पिता की सत्ता, मतलब घर का मुखिया होता है, सत्ता जिसके हाथ में होती है वो कौन होता है, इनके पिता। तो पितृसत्तात्मक है, ये समूहों में रहता है या फिर कुलों में रहता है। कुलों का जो गण चिन्ह होता है वो हर कुल का अलग अलग होता है, गण चिन्ह रखते हैं ये अपने अलग अलग कुलों के हिसाब से। बहुपत्नीफलता इनमें भी पाई जाती है। कल हमने बात की थी कालाहारी मरुस्थल की, वहाँ भी बुशमैन बहुपत्नीफलता में लिप्त थे, और यहाँ भी ये भील जनजाति है, ये भी बहुपत्नीफलता आज भी वहाँ पाई जाती है। दापा एक वर्ड आया है फिर से नया, ध्यान दो। दापा कन्या का मूल्य वर को देना पड़ता है, उसको बोलते हैं दापा। तो आप ऐसे याद कर लो, जब शादी करते हैं कन्या से वर तो उसका मूल्य देते हैं किसको, कन्या के पिता को, और पैसे देके ये बोलते होंगे ऐसे मारवाड़ी में कि अब तो दाप गो न, अब तो दाप, मतलब दापा, कन्या का मूल्य वर को देना पड़ता है। मैं आपको समझाने के लिए मेरे जो भी दिमाग में जो वर्ड हैं वो आपको समझाने के लिए काम में ले रही हूँ। आप भी इनको ऐसे करके कुछ ट्रिक बना लो, या याद रखने के लिए ऐसे कुछ नॉर्मल सा बना लो कि याद रह जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे बहुत सारे नए वर्ड हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। गोल गाधेड़ो एक प्रथा होती है यहाँ, गोल गाधेड़ो, गधा नहीं है ये, गाधेड़ो, गोल गाधेड़ो एक प्रथा है। वहाँ युवक द्वारा साहस दिखाता है पहले युवक, और फिर उसको शादी करनी होती है लड़की से। पहले साहस दिखाओ, कुछ ऐसा करतब दिखाओ कि तुम साहसी हो, वीर हो, तभी हम आपसे शादी करेंगे, लड़कियाँ बोलती है भील जनजाति की। और तो उस प्रथा को क्या बोलेंगे, गोल गधेड़ो। वो लड़कियां बोलती होंगी कि तुम कोई गोलमोल गधेड़ा तो नहीं हो, पहले सास
कोई वीरता का काम दिखाओ, ऐसे याद रख लो। प्रकृति पूजक, ये प्रकृति पूजक हैं, मतलब प्रकृति ही यहाँ सर्वे सर्वा है। प्रकृति पूजक अंधविश्वासी भी है, अभी कृषक हैं ही, भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं और मृतक जो शरीर होता है उसका दाह संस्कार करते हैं। बहुदेववादी हैं, मतलब एक ही देवता नहीं है इनका कोई विशिष्ट, बहुदेवता, कई देवताओं को मानने वाले लोग हैं ये। और मुख्यतया ये नाग देव को पूजते हैं। होली और दीपावली इनका महत्वपूर्ण त्यौहार है। नृत्य इनका घूमर और गैर है, गैर इम्पोर्टेंट बच्चों, नृत्य इनका घूमर और गैर नृत्य है। अभी हम पढ़ रहे हैं आगे इसमें भील जनजाति के बारे में ही। राजस्थान में सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर में है, माघ पूर्णिमा को प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर में है वहाँ इनका प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, जहाँ 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी है। कौन कौन सी नदियाँ? सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम। ये मेला शिव की आराधना के लिए लगाया जाता है। ये मेला शिव की आराधना के लिए लगाया जाता है। और याद रखने के लिए आप इन तीनों नदियों के को यूँ याद रखिए कि ये जब शिव जी की आराधना करते हैं तो कहते होंगे पार्वती माता को, माँ आप तो सो जाओ, माँ सो जा, माँ सोम जाखम जा, और माँ से माही सो जा, माँ माँ आप तो सो जाओ, हम शिव जी की पूजा कर लें। ऐसे करके आप याद रख लो। यहाँ का एक प्रसिद्ध नारा है फायरे फायरे, प्रसिद्ध नारा है फायरे फायरे, भीलों का रण घोष नारा है ये। रण घोष मतलब रण में जब ये आ जाते हैं युद्ध करने के लिए तैयारी करते हैं, उस टाइम नारा लगाते हैं फायरे फायरे, और एक दूसरे सब संभल जाते हैं कि कुछ आपात आया है, कुछ समस्या आई है, और भाग के ये एक साथ हो जाते हैं। सब ढोल बजा बजा कर बोला जाता है फायरे फायरे। बोलावा भी एक नया वर्ड है वहाँ का, बोलावा वर्ड नहीं, ये एक कोई पद है। मार्गदर्शक जो होता है, मतलब जो सजेशंस देते हैं उनको बोलावा बोलते हैं वहाँ। बोलावा, ये कहते होंगे कि बोल भाई क्या करें। उस आदमी के पास जाके आम नागरिक बोलता होगा कि बोल भाई अब क्या करें, बोलावा। ठीक है, ये हो गया मार्गदर्शक। आधुनिक संस्कृति से संपर्क कैसा है इनका, ये भी देखिए। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों से संपर्क बढ़ रहा है, जिससे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, मेहनत मजदूरी, साथ ही पहनावा, बोलचाल और रहन सहन में तेजी से बदलाव आया है। सरकार का सहयोग इनके लिए अच्छा है। चिकित्सालय, विद्यालय, परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि की विशेष सुविधाएं इनको मिली जा रही है, तथा कुटीर और वन तथा कृषि उद्योगों को भी यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सुविधाएं इनको मिल रही है। बाकी इनका जो कुटीर उद्योग है, जो छोटे छोटे घर में जो उद्योग लगाए जाते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से कुछ न कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो कुटीर और वन तथा कृषि से संबंधित जो उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे इनकी जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन आया है। एक आमूलचूल बोले तो एकदम से परिवर्तन आया है। ये हो गई अपनी भील जनजाति। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गोंड जनजाति। ये भी भारत की प्रमुख जनजाति है। ये विश्व का सर्वाधिक बड़ा जनजातीय समूह है। विश्व का सबसे बड़ा अगर जनजातीय समूह की अपन बात करें तो वो है गोंड। प्राय गोंडों का प्रदेश गोंडवाना नाम से प्रसिद्ध है। हमारे इंडिया में अपन बात करते हैं गोंडवाना प्रदेश जो दक्षिण भारत में है, तो ये इन गोंडों का प्रदेश ही गोंडवाना नाम से जाना जाता है, या उस प्रदेश के नाम से इनका नाम गोंड
पड़ा है। इन जो गोंड जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है खोंडा शब्द से, खोंडा शब्द से अर्थात पहाड़ी। पहाड़ी मतलब खोंडा, अगर अपन नॉर्मल वे में बात करें तो खड्डा जो कि नीचे ज़मीन में होता है, लेकिन यहाँ आ रहा है पहाड़ी मतलब बिल्कुल अपोजिट, ऊपर। तो ऐसे याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, खोंडा और पहाड़ी शब्द भी याद रखिएगा। अन्य नाम इनके कोयटूर और कोल भी मिलते हैं, कोयटूर और कोल भी मिलते हैं। और 16 से 18वीं सदी के मध्य इनका, 16 से 18वीं सदी के मध्य इनका मध्य भारत, जहाँ जैसे कि गढ़मांडल, देवगढ़, चांदा और खेड़ला में शासन था। इन 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी की अपन बात करें तो उस समय मध्य भारत में गढ़मांडल, देवगढ़, चांदा और खेड़ला जो मध्य भारत में है वहाँ गोंड जनजाति का शासन था। मुगलों और मराठों के बाद आज ये सीमित होते होते पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित हो गए। इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है और ये लोग अब पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित रह गए। निवास क्षेत्र की बात करें, निवास क्षेत्र इनका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम जैसे राज्यों में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम में इनका निवास स्थान है। पहाड़ियों की बात करें तो गोंड सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर पठार एमपी वाला और गढ़जत पहाड़ियों में इनका निवास स्थान है। नदियों की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है। ये जिन पहाड़ियों में निवास करते हैं उन्हीं पहाड़ियों से नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी और गोदावरी नदियाँ निकलती है। जलवायु वहाँ ग्रीष्मकाल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा 120 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर तक इनके निवास स्थान या जो एरिया हैं वहाँ पर लगभग इतनी वर्षा होती है, 120 से 160 सेंटीमीटर। आर्थिक क्रियाकलाप इनकी देखी जाए तो साधारण आवश्यकता वाले ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इनको जितना सामान चाहिए होता है काफ़ी साधारण रहने वाले होते हैं, पहली बात। दूसरी, ये जितना सामान चाहिए होता है ये खुद ही अपना बना लेते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर न रहकर ये आत्मनिर्भर होते हैं। मुख्य व्यवसाय इनका झूमिंग कृषि और आखेट है। कृषि की बात करें तो 2 तरह की कृषि करते हैं ये, एक दीपा और दूसरी पेंडा। दोनों झूमिंग कृषि के प्रकार हैं, दोनों ही झूमिंग कृषि के प्रकार हैं। दीपा जो झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है और पेंडा जो तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेती करते हैं उसको पेंडा कृषि बोलते हैं। तीव्र जो पहाड़ियाँ होती है उनके ढालों पर पानी को रोकने के लिए, जो आर्द्रता है उसको, जमीन की आर्द्रता को रोकने के लिए और जमीन के कटाव को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेती करते हैं। ये किनारे पर मोटे मोटे लकड़ी के पेड़ रख देते हैं जिससे पानी बिल्कुल वहीं रुका रहता है। फिर जस्ट नीचे प्लेन करके ऐसे करके खेती करते हैं, उसको सीढ़ीदार खेती बोलते हैं। और वैसे पेंडा तो आप याद रखने के लिए ऐसे कर लो, सीढ़ी मतलब पेड़ी, मारवाड़ी भाषा में पेड़ी कृषि, तो वो सीढ़ीदार पेंडा कृषि बोलते हैं। और दीपा से याद कर लो, झूमिंग कृषि कैसे होती है आप जानते होंगे। झूमिंग कृषि होती है स्थानांतरित कृषि, अर्थात कुछ दिनों में 2-3 साल एक जगह ये
पौधों को, जंगलों को जलाते हैं, साफ करते हैं, फिर कृषि करते हैं। 2-3 साल तक अच्छा उत्पादन होता है, तब तक कृषि करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ के आगे दूसरी जगह बदल लेते हैं। इस प्रकार ये आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। वह है झूमिंग खेती। तो एक झूमिंग खेती की दीपा जो पद्धति है वो भी इनकी है। तो आप दीपा को याद रखने के लिए ऐसे कुछ कि झूमिंग कृषि में पेड़ों को जलाया जाता है, वैसे ही दीपक को भी हम जलाते हैं, दीपक जलाया जाता है। झूमिंग कृषि के लिए भी पेड़ों को जलाया जाता है। ये दोनों पद्धतियाँ बस्तर एमपी में है। बस्तर जो स्थान है एमपी का, वहाँ है। मछली कार्य भी होता है यहाँ। कुरुख, केवट और घीवर ये लोग हैं जनजाति। इस जनजाति में ही अन्य जो इनके प्रकार हैं, कुरुक, केवट और घीवर जो कहलाते हैं, गोंड ही हैं, ये करते हैं मछली कार्य। इनको भी आप याद रख लीजिए। कुरुख, जब पानी का रुख कु हो जाता है, मतलब गलत हो जाता है, तो इनको परेशानी आती होगी मछलियाँ पकड़ने में। केवट जो नदी में नाव चलाता है उसको केवट बोलते ही हैं। और घीवर मतलब ये मछलियाँ पकड़ते हैं। घीवर मतलब दीवर या घीवर मतलब ये धीरे धीरे मछली पकड़ते रहते हैं। ऐसे कुछ याद रख लो इन तीनों नामों को, मछली पकड़ने वालों लोगों को ये नाम है। पशुचारण रावत वर्ग के लोग करते हैं। पशुचारण जो करते हैं रावत वर्ग के, रावत को आप अगर नॉर्मल भाषा में याद करो तो रायता, खाने की चीज़ें सबको याद रहती है शायद। रायता जो पशुओं से दही दूध मिलेगा उससे बनाएंगे हम, तो पशुचारण रावत वर्ग के लोग करते हैं। अब बारी आई आखेट की। जानवरों का शिकार करते थे। वर्तमान में राजकीय नियमों में ये बंद हो गया, इसलिए ये लोग कृषि की तरफ आगे बढ़े हैं, ये कृषक बन गए। भोजन की बात करें तो मुख्य खाद्यान्न है इनका कोदू व कुटकी। मुख्य अनाज क्या है? कोदू व कुटकी। जबकि अभी हमने भीलों का मुख्य खाद्यान्न पढ़ा था मक्का, क्योंकि भील तो अपने राजस्थान में भी है और हम मक्का जानते हैं अच्छे से। लेकिन कोदू व कुटकी ये थोड़े नए शब्द लग रहे हैं, आप इनको ऐसे कर लो याद कि जनजातियां जो हैं बेचारी, उनके पास चक्की तो कहाँ थी, और ये लोग कूट कूट के खाना अपना भोजन तैयार करते थे। जो अनाज होता था उनको कूट कूट के ही तैयार करते थे, खाने योग्य करते थे। तो कुटकी और कोदू ये दोनों मिले जुले शब्द हैं। वो जब थक जाते होंगे तो कूद कूद के उस वो अनाज को कूटते होंगे। ऐसे कुछ याद रख लीजिए। गोंड जनजाति का मुख्य अनाज। चावल भी ये उत्सवों पर बनाते हैं, उत्सव होते हैं इनके, जब ये चावल बनाते हैं। ये मांसाहारी भी हैं। महुआ की शराब ये भी पीते हैं। महुआ क्या है? एक अभी बात की थी, एक पेड़ का फल है जो पक के नीचे गिरता है, फिर ये लोग उसको सुखाते हैं, फिर वापस फलों को पानी में डाल के इनकी शराब बनाते हैं, और उस शराब को देसी शराब बोला जाता है। वस्त्र और आभूषणों की इनके बात करी जाए तो ये सूती वस्त्र पहनते हैं, पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती है। गहने में ये चांदी और एल्युमिनियम धातु से बने गहने पहनते हैं। गोदना भी गुदवाते हैं। अपनी बुक ज्योग्राफी की, उसमें एक स्त्री गोदना गुदवाए हुए उसकी पीठ की फ़ोटो है। बच्चों आप देखिएगा, गोदना क्या होता है समझ में आ जाएगा। सुई चुभोकर, गोद कर मतलब गाड़ गाड़ कर, सुई चुभोकर नील आदि से बिंदियाँ और फूल सजाना बनाना ही गोदना गुदवाना है। निवास गृह, इनके निवास गृह की बात करें तो नंगले, पल्ली और छोटे छोटे गांव में ये रहते हैं। इनके घरों के ये जो कस्बे टाइप होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, उनके नाम है नंगले, पल्ली। और आवास स्थान का जब ये है चुनाव करते हैं तो कोई शगुन से वहाँ उत्सव मनाते हैं। और बताया जाता है कि बतख जो होता है, बतख या मुर्गा, उनकी वो बलि देते हैं। घर इनका घास फूस और मिट्टी से बना होता है। इनके कमरे में पूजा घर जरूर होता है। इनके घर में पूजा घर जरूर होता है, मतलब ये पूजक, देवता पूजक होते हैं। औजार और बर्तन
साधारण होते हैं इनके बिल्कुल, स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे अभी अपने पढ़ा था कि ये आत्मनिर्भर होते हैं, तो अपना सामान खुद ही बना लेते हैं, कुछ चीज़ें ही यूज़ लेते हैं, साधारण रहन सहन है इनका बिल्कुल। जैसे फलियाँ, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी, तीरों की नोक आदि सब ये खुद बना लेते हैं। चारपाइयाँ अपनी खुद बना लेते हैं, स्टूल ये चारपाइयाँ और स्टूल लकड़ी से खुद बना लेते हैं। और दरियाँ जो बैठने और सोने के काम आती है, ये भी अपने स्वयं बना लेते हैं। समाज और संस्कृति की बात करें तो गोंड पितृसत्तात्मक फिर आ गया, जहाँ सत्ता हो पिता की, पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। विवाह 4 प्रकार का होता है इनके, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह। प्राकृतिक स्थल के आसपास ये अपनी शादियाँ करते हैं, या तो ये आम के वृक्ष के नीचे या फिर कोई पर्वत फटार नदियों के आसपास ये अपना विवाह संपन्न करवाना पसंद करते हैं। पटेल नाम का एक शब्द आता है इनके यहाँ, जो गांव का मुखिया होता है ये उसको या तो पटेल बोलते हैं या फिर मुखादम बोलते हैं। गोंड जनजाति में पटेल, हम भी अपने गाँव में सुनते हैं, पटेल शब्द यूज में लिया जाता है जब कोई आदमी कुछ ज़्यादा ही गांव में चौधर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अरे वो पटेल, वो फलां पटेल, मतलब उसको तो बहुत ज़्यादा बातें आती है, बहुत ज़्यादा चौधर करता है वो, इसका मतलब उसको कटाक्ष के लिए बोलते हैं पटेल। ये कहीं न कहीं ये वर्ड गोंड जनजाति से आया हुआ है, वहाँ के मुखिया को पटेल बोला जाता है। या फिर मुखादम, मुखादम मतलब जिसके मुख में दम हो, जिसने मुख से जो कह दिया वो कह दिया, बाकी सारी जनता को मानना ही पड़ेगा, तो मुखादम कहेंगे या फिर पटेल कहेंगे। कोतवार, कोतवार चौकीदार को कहते हैं, ये भी एक सुना हुआ नाम है अपना, याद रह जाएगा आपको। कोतवार चौकीदार को कहते हैं। देबारी, गांव का पुजारी या जो पुरोहित होता है उसको देबारी कहा जाता है। देबारी अर्थात आज के समय उदयपुर में एक स्थान का नाम है देबारी, जहां जस्ते और चांदी की खानें पाई जाती है। तो आप याद रखिए, याद रखने के लिए आप ऐसे रख लो कि देबारी जब शब्द आपके सामने आए तो याद रखना कि पुजारी जो होते हैं ना, उनके पास चांदी की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि मंदिर में जितनी भी चांदी, जो पैसे को भी चांदी बोला जाता है, पैसे और चांदी सोना ये सब चढ़ता है, वो किसके पास जाता है? पुजारी के पास। तो आप याद रख लो, ऐसे याद रखने के लिए बता रही हूँ ये सब बातें। आप याद रखिए कि देबारी जो स्थान है उदयपुर में, जहाँ चांदी और जस्ते के लिए विश्व प्रसिद्ध खाने हैं, वो देबारी नाम आया है पुजारी और पुरोहित, जो किस जनजाति के? गोंड जनजाति के। भाषा यहाँ की द्राविडियन है, जो कि तमिल और कन्नड़ से संबंध रखती है। तमिल भाषा और कन्नड़ से संबंध रखती है द्राविडियन, वो इनकी भाषा है। साक्षरता की बात करें तो औसत से काफ़ी कम साक्षरता है इनमें। महिला साक्षरता तो बिल्कुल नगण्य है। प्रधान एक शब्द है वहाँ, प्रधान, जो इतिहास गाकर सुनाता है, उनके बुजुर्गों का इतिहास गा कर सुनाता है, उसको प्रधान कहा जाता है। उनके अनुसार एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ कि माता पार्वती ने गोंडों के भगवानों को सहारा दिया था। मतलब एक बार की बात है कि गोंडों के जब भगवान छोटे थे तो उनकी माता ने उनको बेसहारा छोड़ दिया, और फिर माता पार्वती ने उनको सहारा दिया था, लेकिन शिवजी ने उन सबको गुफा में बंद कर दिया। तो नायक पानेड़ी कपार लिंगम, ये शब्द आप याद रखना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कहाँ से है? ये गोंड जनजाति से है। पानेड़ी कपार लिंगम, पाहेंडी कपार लिंगम, थोड़ा अजीब सा शब्द है। ये एक नायक होता है गोंड जनजाति में, उसने जंगूबाई की मदद से गुफा से उन लोगों को
कौन? गोंडों के जो भगवानों को शिवजी ने गुफा में बंद किया था ना, उनको गुफा से आज़ाद करवाया था पाहेंडी कपार लिंगम ने। सहायता किसकी ली थी? जंगूबाई की। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये वहाँ का प्रधान जो होता है इतिहास को गाने वाला, वो उन लोगों को सुनाता रहता है। प्रमुख देवता की बात करें तो प्रमुख देवता श्री शंभु महादेव अपने शिवजी, परसापैन, शीतला माता, छोटी माता आदि को पूजते हैं। बलि देते हैं ये लोग इन देवताओं के लिए। जादू टोना में विश्वास रखते हैं। ये हर जनजाति में आपको मिला होगा, चारों जनजाति पढ़ ली हमने विस्तृत। जादू टोना में विश्वास और मृत शरीर को जलाते हैं या फिर दफनाते हैं। मान्यता है इनकी कि आत्मा अजर और अमर है, अर्थात आत्मा जो है अपनी वो अजर, कभी बूढ़ी नहीं होने वाली, ये कभी मरने वाली नहीं है, ये तो अजर है और अमर है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क इनका गत 30 वर्षों से औद्योगिक विकास के कारण बढ़ा है। औद्योगिक विकास के कारण श्रमिक क्रम की प्रवृत्ति इनमें आई है। सरकार अस्पताल, विद्यालय, बाजार, बैंक और पंचायतों की स्थापना की है सरकार ने वहाँ। और दासता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा, ये भी आप याद रखिएगा। कबाड़ी प्रथा जो दासता की एक प्रतीक है, ये लोग दास बन जाते थे वर्षों वर्षों के लिए। जो उच्च जातियाँ होती थी उनके वहाँ जाकर ये जनजातियाँ दास बनती थी कई कई वर्षों के लिए। उस प्रथा को कबाड़ी प्रथा बोला जाता था और उसको सरकार ने पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है इनमें और जीवन धीरे धीरे सुविधाजनक हो रहा है। तो ये हुआ अपना चैप्टर 2 भी कंप्लीट बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और नहीं भी समझ में आ रहा, कहीं डाउट है तो वैसे बताइए ताकि मैं और सुधार करने की कोशिश करूं। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।